हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लासरूम चैनल पे। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, आज हम वही चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं, क्लास 9th का सिविक्स का चैप्टर 1 व्हाट इज डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी। देखिए इससे जो पहले का कंटेंट है वो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा। तो देखिए आज मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ समरी डेफिनेशन से। तो क्या है एक पर्टिकुलर डेफिनेशन, हम डेमोक्रेसी के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए जितना भी अभी तक हमने डेफिनेशन जितना भी डिस्कशन करा उसके हिसाब से जो हमें एक सिंपल डेफिनेशन मिलती है वो ये है कि जो डेमोक्रेसी है वो एक तरह की गवर्नमेंट होती है जिसमें जो रूलर्स होता है, जो भी वहाँ पे रूलर होता है वो किसके द्वारा चुना होता है, वो इलेक्टेड होता है बाय द पीपल। ठीक है, यहाँ तक तो हमने इस डेफिनेशन को समझ लिया। बट देखिए बहुत सारे केसेस में हमने ये भी समझा कि इसका हर एक शब्द का मतलब भी अगर समझें तो ये जो डेफिनेशन है वो एडिक्वेट नहीं होती। ठीक है, ये ऐसा नहीं कि पूर्ण डेफिनेशन है किसी भी चीज़ की। तो डेमोक्रेसी के लिए ये हम एडिक्वेट पूर्ण डेफिनेशन तो नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा की वर्ड्स हैं, जो एक एक वर्ड्स हैं उनका मतलब भी समझना बहुत ज़रूरी है, उनका उपयोग समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ को हम कैसे समझेंगे, हम थ्रू एग्जाम्पल समझ सकते हैं। तो हमने सीरीज ऑफ एग्जाम्पल्स के थ्रू जो 4 फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के वो भी समझे थे। और अब हम जो पढ़ने वाले हैं उसके अकॉर्डिंग देखिए क्या है। तो अकॉर्डिंगली डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच, तो बाकी जितने भी 4 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी जो हमने जाने थे उनके भी हमने एक एक करके एग्जांपल्स भी देखे। हमने चाइना का एग्जांपल देखा, हमने मैक्सिको का एग्जांपल देखा, हमने जिम्बाब्वे का एग्जांपल भी देखा, हमने पाकिस्तान का एग्जांपल भी देखा। और अब हम पढ़ने वाले हैं कि क्या इसके जो मेन फॉर्म आप समझ सकते हो कि इस डेफिनेशन के गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कि रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन, कि जो रूलर होता है, जो जनता के द्वारा चुना होता है, उसको पूरे अधिकार होते हैं अपने फैसले लेने के लिए। सेकेंड पॉइंट है इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर्स। इसके साथ ही देखिए अगर जनता को, वहाँ की जनता को अगर इलेक्शंस का अधिकार मिलता है और इलेक्शंस किस तरह का हो, फेयर अपॉर्चुनिटी भी हो, उनको फ्री फेयर इलेक्शंस हो जिसमें उनको पूरी चॉइस मिले किसी भी करंट रूलर को चेंज करने की और नया रूलर अपॉइंट करने की, यानी नया रूलर इलेक्ट करने की। तो इस तरह की अगर अपॉर्चुनिटी लोगों को मिल जाती है तो उनके लिए ये एक चॉइस भी हो जाती है कि उनको इलेक्शन के थ्रू एक ऑफर मिल जाता है कि वो अपने मनपसंद रूलर को चुन सकते हैं। और साथ ही उनको ये भी फेयर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि जो करंट रूलर है अगर वो अच्छे से राज नहीं कर रहा है तो उसको हटा के दूसरा रूलर अपॉइंट कर सकें। इसके बाद देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस। देखिए सारे पॉइंट्स वो हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड ही हैं। कि सबसे पहला जो पॉइंट है वो इलेक्टेड बाय द पीपल, अब किस तरह से इलेक्टेड होगा, रूलर पीपल के द्वारा, इलेक्शंस के थ्रू होगा। थर्ड पॉइंट देखिए कि जो चॉइस और अपॉर्चुनिटी मिलती है लोगों को चुनने की वो सबको मिलनी चाहिए। ठीक है, इक्वल बेसिस पे, यानी किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको इक्वल चॉइस मिलनी चाहिए जिससे वो अपने जो नेता है, जो रूलर है, उसको वो चुन सके। नेक्स्ट पॉइंट है द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजंस राइट्स। इसके साथ ही देखिए जो भी गवर्नमेंट जो है वहाँ पे चूज होती है उस पर भी एक तरह का लिमिटेशन, कुछ पाबंदी लगनी चाहिए। और वो कौन लगाएगा पाबंदी, जो कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे कानून लिखे होते हैं जो अ, एक कह सकते हो आप एक सरकार के कुछ कामों पे लिमिटेशंस लगाते हैं जिससे वो अपनी मनमर्जी ना चलाएं, जनता की भलाई के लिए काम करें। इसके साथ ही सिटीजन्स राइट्स, जो लोगों को कुछ राइट्स मिलते हैं, फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, उनसे भी कई हद तक सरकार के कामों पे नियंत्रण रखा जा सकता है। इसके साथ ही मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे देखिए आप क्या पढ़ेंगे, तो ये है टॉपिक वाई डेमोक्रेसी। ठीक है, अभी तक हमने समझ लिया कि व्हाट इज डेमोक्रेसी। अब क्वेश्चन आ रहा है क्योंकि चैप्टर की जो हेडिंग है वो भी यही है कि व्हाट इज डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी। तो अभी तक का जितना पोर्शन हमने पढ़ा तो हमने समझा व्हाट इज डेमोक्रेसी की पर्टिकुलरली डेमोक्रेसी क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे वाई डेमोक्रेसी। क्यों बहुत सारी कंट्रीज में देखा है आपने धीरे धीरे डेमोक्रेसी को फॉलो किया जा रहा है, क्यों डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया जा रहा है, क्या इसमें ऐसी बात है। तो देखिए यहाँ पे फिर से मैडम लिंडा का क्लास का एक आर्ग्यूमेंट चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसी से हम समझेंगे। तो जैसे वो अपनी क्लास फिनिश करती हैं, जैसे टीचिंग अपने फिनिश करती हैं प्रीवियस सेक्शन ऑन व्हाट इज डेमोक्रेसी, जो हमने अभी प्रीवियस सेक्शन में अपना कंप्लीट किया कि क्या है व्हाट इज डेमोक्रेसी। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या जो डेमोक्रेसी है वो बेस्ट फॉर्म है गवर्नमेंट की। ठीक है, क्या जो गवर्नमेंट, आप कह सकते हो कि जो डेमोक्रेसी है वो एक तरह की बेस्ट फॉर्म है गवर्नमेंट की और सब गवर्नमेंट के कंपैरिजन में। तो आप देखिए फिर से क्लास में डिबेट हो जाता है स्टार्ट, और डिबेटिंग मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, और ये इस पॉइंट पे डिबेट हो रहा है कि मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी यानी डेमोक्रेसी की क्या खास बात है, क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप कह सकते हैं इसके क्या एसेंशियल फीचर्स हैं,
ठीक है? तो अच्छी बातें कौन-कौन सी हैं? तो ये देखिए योलांडा बोल रही है कि वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, कि हम जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। और हमने लास्ट चैप्टर में भी इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था कि धीरे-धीरे जो वर्ल्ड के और भी लोग हैं वो भी डेमोक्रेसी को पसंद करते हैं और चाहते हैं। ठीक है? इसी तरह से देखिए जो कंट्रीज़ पहले नॉन डेमोक्रेटिक थी, वो भी अब धीरे-धीरे डेमोक्रेटिक बन गई हैं। तो अच्छा जब ऑल ग्रेट पीपल आई हैव सेड नाइस थिंग्स अबाउट डेमोक्रेसी, जब बहुत सारे महान लोगों ने कहा ही है डेमोक्रेसी के बारे में अच्छी-अच्छी बातें कही हैं, तो क्यों ना इसलिए ये ऑब्वियस सी बात है कि डेमोक्रेसी जो है एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और फिर इसमें हमें डिबेट की क्या ज़रूरत है, ठीक है? सीधी सी बात है, जब इतने सारे लोगों ने बोल दिया है कि डेमोक्रेसी अच्छी चीज़ है और बहुत सारी कंट्रीज़ जो पहले नॉन डेमोक्रेटिक थी अब डेमोक्रेटिक बन गई हैं, तो ठीक है हम भी मान लेते हैं कि डेमोक्रेसी अच्छी चीज़ होती है और इस पे डिबेट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो देखिए तेंकिनी क्या यहाँ पे बोल रही है, तो बट लिंडा मैडम हैड सेड वी शुड नॉट एक्सेप्ट समथिंग जस्ट बिकॉज़ इट इज़ फेमस। पर तो वो यही पॉइंट बोल रही है कि मैडम ने तो ये चीज़ भी कही थी कि अगर कोई चीज़ सिर्फ़ पॉपुलर है या फेमस है तो हम उसको अडॉप्ट नहीं कर सकते, उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बल्कि हमें ये भी देखना है, कभी-कभी ये भी देखा गया है, ये भी तो हो सकता है ना कि जो लोग बहुत फेमस चीज़ें हैं, जो बहुत पॉपुलर चीज़ें हैं, कोई भी थ्योरी भी हुई, तो ये भी तो हो सकता है ना कि क्या वो गलत चीज़ भी हो, गलत रास्ता हो। तो जेनी बोल रही है येस इट एक्चुअली इज़ अ रॉन्ग पाथ। ये भी सही बात है कि ये तो रॉन्ग पाथ भी हुआ। देखिए आप हमारी कंट्री में बात ले लीजिए, तो डेमोक्रेसी क्या लाई हमारी कंट्री में? आज भी देखो हाफ सेंचुरी बीत गई है डेमोक्रेसी प्रिवेल हुई है हमारी कंट्री में, बट आज भी देखो पॉवर्टी वैसी की वैसी है हमारी कंट्री में, कम उसमें तो कोई कमी नहीं हुई है। तो किस तरह से ये एक कह सकते हो कि डेमोक्रेसी एक अच्छा पाथ है, ये तो रॉन्ग पाथ हुआ। इस तरह से रिबांग देखो क्या सजेस्ट कर रही है तो यहाँ, तो बट व्हाट हैज डेमोक्रेसी गॉट टू डू विद इट? डू वी हैव पॉवर्टी बिकॉज वी आर डेमोक्रेटिक और डू वी हैव पॉवर्टी डिस्पाइट बीइंग अ डेमोक्रेसी? तो देखिए रिमांग ये बोल रही है कि इससे डेमोक्रेसी का क्या लेना-देना है? क्या हम पॉवर्टी इसलिए हमारे देश में ज़्यादा है क्योंकि हम डेमोक्रेटिक हैं? या फिर इसलिए है कि शायद हम ना डेमोक्रेसी को फ़ॉलो करें तब क्या ये जो पॉवर्टी है वो क्या कम हो जाएगी? तो इसका क्या कनेक्शन है डेमोक्रेसी से? तो देखिए जैनी क्या बोल रही है यहाँ पे, तो व्हाटएवर हाउ डज़ इट मेक अ डिफरेंस? इससे कोई ज़्यादा डिफरेंस तो होता नहीं है। द पॉइंट इज़ दैट दिस कांट बी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पॉइंट तो बस ये है कि ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं हो सकती है। तो डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट केओस। उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो डेमोक्रेसी क्या है, एक केओस है, ठीक है ना? और इनस्टेबिलिटी है, करप्शन है एंड हिपोक्रेसी भी है, ठीक है? पाखंड से भरा हुआ एक माहौल रहता है डेमोक्रेसी में। तो ये उसकी सोच है। तो पॉलिटिशियंस फाइट अमंग देमसेल्व्स, हमने कई बार देखा है पॉलिटिशियंस आपस में कितनी बार लड़ते झगड़ते हैं। और उनमें से कोई भी जो है वो देश की बारे में तो सोचता ही नहीं, उसके बारे में कोई केयर नहीं करता, वो सिर्फ अपने में लगे रहते हैं। पोएमन देखो क्या यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है, कमेंट कर रहा है, तो सो व्हाट शुड वी हैव इंस्टेड? तो अब हम इसके अलावा क्या कर सकते हैं? क्या हम फिर से ब्रिटिश रूल अपना लें अपनी कंट्री में, उसको बुला लें, या फिर हम कुछ किसी राजा को बुला लें अपनी कंट्री में रूल करने के लिए? तो देखो रोज़ क्या यहाँ पे बोल रही है, तो रोज़ बोल रही है कि आई डोंट नो, मुझे इतना तो नहीं पता, बट मुझे लगता है कि कंट्री को बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर की ज़रूरत है, जो बिना किसी इलेक्शन और पार्लियामेंट की चिंता किए हुए लोगों की भलाई के लिए काम करे, और उसमें बहुत सारी पावर्स हों जिसके अकॉर्डिंग वो काम करे, लोगों की इंटरेस्ट, लोगों की भलाई के लिए काम करे। और ऐसा ही एक इंसान हो सकता है स्ट्रॉन्ग लीडर जो करप्शन और पॉवर्टी को हमारी कंट्री से दूर कर सकता है। तो तभी देखिए क्लास में से किसी ने बोला, समवन शाउटेड, चिल्लाया कि ये तो फिर डिक्टेटरशिप हो गई। तो होई ने बोला कि व्हाट इफ दैट पर्सन स्टार्ट्स यूजिंग ऑल दिस पावर्स फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली, बट ही इफ ही इज करेक्ट हिमसेल्फ? तो देखिए ये भी चीज़ कही गई कि अगर मान लीजिए उसने पूरी पावर, जो जो भी उसके पास पावर्स है, वो अगर उसने अपने लिए अपने परिवार के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो ये क्या करप्शन नहीं होगा? तो रोज़ बोलती है कि नहीं, मैं तो ये बोल रही हूँ कि जो भी इंसान, जो भी स्ट्रॉन्ग लीडर हो, वो ऑनेस्ट भी होना चाहिए, ठीक है? ऑनेस्ट लीडर की बात कर रही हूँ मैं। तो होई यहाँ पे कमेंट कर रहा है, बट दैट इज नॉट फेयर, ऐसा तो ये तो फेयर नहीं होगा। यू आर कंपेयरिंग अ रियल डेमोक्रेसी विद एन आइडियल डिक्टेटरशिप, कि तुम क्या कर रही हो, तुम रोज तुम कंपेयर कर रही हो एक डेमोक्रेसी को, रियल डेमोक्रेसी को कंपेयर कर रही हो एक आइडियल डिक्टेटरशिप से। तो वी शुड कंपेयर एन आइडियल विद एन आइडियल, द रियल विद द रियल। तो हमें किस तरह से कंपेरिजन करना चाहिए? हमें कंपेरिजन दो चीज़ों का जब इक्वल हो, एक लेवल पे हो, उसको कंपेयर करना चाहिए, ना कि अनइक्वल चीज़ों को हमें कंपेयर करना चाहिए। तो देखिए एक आइडियल को एक आइडियल से जब कंपेयर करते हैं चलता है, रियल को रियल से करते हैं तब चलता है। तो गो एंड चेक द रिकॉर्ड ऑफ डिक्टेटर्स इन रियल लाइफ। अगर जाओ और एक बार चेक करो कि डिक्टेटर्स के रियल लाइफ में अगर आप थोड़ा सा रिकॉर्ड चेक करोगे, तो आपको मिलेगा कि वो बहुत ही करप्ट थे, सेल्फिश होते हैं और ब्रूटल होते हैं, ठीक है, क्रूर होते हैं वो।
इट इज़ जस्ट वी डोंट गेट टू नो अबाउट दिस। और यही चीज़ है कि हम नहीं चाहते कि हमारी कंट्री में फिर से ये चीज़ फॉलो हो और हम इसको फिर से देखें। एंड व्हाट इज़ वर्स, और सबसे खराब क्या बात होगी कि आप कभी भी इन सब चीज़ों से छुटकारा भी नहीं पा पाओगे अगर आप डिक्टेटरशिप अगर किसी कंट्री में लागू हो जाती है। तो यहाँ तक का कंटेंट है। इसके बाद देखिए मैडम लिंडा वहाँ पे बहुत अच्छे से ये पूरा डिस्कशन सुन रही है। उसके बाद फिर एंटर करती हैं वो, और फिर वो बोलती हैं कि मैं बहुत खुश हुई तुम्हारा मतलब पेशेंटली मैंने बहुत पेशेंस के साथ ये तुम्हारा पूरा आर्ग्यूमेंट सुना, और मुझे ये नहीं पता कि कौन राइट है कौन रॉन्ग है, ये तुम लोग अपने आप ही सेटल कर लेना, ठीक है। बट मुझे इतना ज़रूर लगा कि चलो तुम लोग अपना मतलब माइंड से जो भी सोचते हो तुमने बोला, ठीक है। यू मे हैव फेल्ट वेरी बैड इफ समवन ट्राई टू स्टॉप। और तुम लोग जब अगर तुम कुछ बोल रहे हो, तुम्हें कोई रोक दे तो तुम्हें बुरा लगेगा। इसी के साथ अगर तुमने समवन पनिश इफ यू आर सेइंग फॉर फ्रॉम व्हाट यू फेल्ट, इसके साथ ही जो तुमने महसूस किया अगर तुमने बोला और उसके लिए तुम्हें कोई पनिश कर रहा है तो तुम्हें कैसा लगेगा, ठीक है। तो तुम व्हाट यू बी एबल टू डू दैट इन अ कंट्री दैट इज नॉट डेमोक्रेटिक। तब क्या ये सारी चीज़ें तुम फॉलो कर पाओगे किसी ऐसी कंट्री में जहाँ पे डेमोक्रेसी ना हो? ये सारी चीज़ें तो डेमोक्रेसी में ही है, जहाँ पे आपको जो आप सोचते हो वो आप बोल सकते हो, आपको कोई पनिश नहीं कर सकता है। तो इस तरह की बातें जो हैं हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी के कुछ मेरिट्स हैं, कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं कि यहाँ पे लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच मिलती है, एक्सप्रेशन मिलता है। इसके बाद देखिए कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं अगेंस्ट डेमोक्रेसी, कि अभी तो हमने समझ लिया कि डेमोक्रेसी क्यों अच्छी होती है। आप देखिए डेमोक्रेसी के खिलाफ भी कह सकते हैं कुछ पॉइंट्स हैं। तो ये पॉइंट्स हैं कि this conversation has most of the arguments that we routinely hear against democracy। तो ऐसे बहुत सारे कन्वर्सेशन में हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स भी देखेंगे जो आर्ग्यूमेंट्स उनके जो हम डेली लाइफ में भी सुनते हैं। तो सबसे पहली बात जो है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी में जो लीडर्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी में लीडर्स चेंज होते रहते हैं। आफ्टर 5 ईयर्स के बाद लीडर्स चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से ये एक इनस्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट स्टेबल होगी तो वो काफ़ी कुछ काम करेगी, सुधार करेगी, बट हर 5 साल में जब सरकार बदल जाती है तो शायद इनस्टेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा आ जाती है कंट्री में। इवन बिफोर ऑफ कंप्लीटिंग 5 ईयर्स भी कई बार सरकार गिर जाती है, जिससे भी कुछ आप कह सकते हो इनस्टेबिलिटी आने के बहुत चांसेस होते हैं और आती भी है। इसके साथ ही देखिए सेकंड पॉइंट ये है कि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन पावर प्ले। कि डेमोक्रेसी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन और पावर प्ले है, जिसके पास ताकत है वही जीत जाता है। देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी, ठीक है। मॉरल वैल्यूज़ की और मोरालिटी की तो यहाँ पे कोई जगह ही नहीं है। सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डेथ। काफ़ी सारे लोगों का ये भी मानना है कि डेमोक्रेसी में जो फैसले लिए जाते हैं वो बहुत ही देर हो जाती है, जजमेंट जो देखा जाता है उसमें बहुत डिले होता है। इसके साथ ही देखिए इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। और जो लीडर जो इलेक्ट होते हैं नए नए, वो उनको लोगों की भलाई के काम ही नहीं पता होते हैं। जब तक वो समझ पाते हैं तब तक उनकी सरकारी हट जाती है और नई सरकार आ जाती है। इसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा बार देखा गया है कि वो गलत फैसले गलत डिसीजंस भी लेते हैं। इसके साथ ही डेमोक्रेसी से ये भी माना जाता है कि डेमोक्रेसी से काफ़ी ज़्यादा करप्शन बढ़ जाता है कंट्री में, और इसके इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, ठीक है। तो डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। क्योंकि स्टार्टिंग से जब इलेक्शन के प्रोसेस से देखा गया कि लोग किस तरह से जो लीडर्स होते हैं वो झूठे वादे करते हैं, और क्योंकि इलेक्टोरल कंपटीशन पे पूरा बेस होता है, जहाँ से पहले कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है कि आपको ज़्यादा वोट चाहिए दूसरे से जीतने के लिए, और वहीं पे वो वोटर्स को जो है ब्राइब देना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस रॉन्ग मेथड्स रॉन्ग ट्रिक्स यूज़ कर लेते हैं, जिससे कि स्टार्टिंग से इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन जब स्टार्ट होता है वहीं से ही करप्शन स्टार्ट हो जाता है। ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो वॉट इज़ गुड फॉर दैम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। इसके साथ ही जो ऑर्डिनरी जो आम पब्लिक होती है उनको तो समझ में नहीं आता कि उनकी भलाई के लिए क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ बुरी है, और इसके साथ ही वो कभी कोई डिसीजन ले भी नहीं पाते हैं, और इसी का नतीजा होता है कि कई बार वो गलत सरकार को वोट भी दे देते हैं। तो देखिए इस तरह आर्ग्यूमेंट से हमें ये तो समझ में आ गया कि क्या मेरिट्स थे और क्या अगेंस्ट भी कुछ पॉइंट्स हैं डेमोक्रेसी के। विच ऑफ दिस कैन अप्लाई टू मिस यूज ऑफ एनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, विच ऑफ दिस डू यू एग्री विद। इसके साथ ही देखिए सारे के सारे यहाँ पे क्वेश्चन रेज कर दिए कि आप क्या इस बारे में सोचते हो। और क्लियरली डेमोक्रेसी इज नॉट अ मैजिकल सोल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। इसके साथ ही देखिए डेमोक्रेसी ऐसे नहीं कि जादू की छड़ी है आपकी और जैसे घुमाई वैसे आपके सारे प्रॉब्लम्स का हल निकल आया, नहीं ऐसी कुछ नहीं है। इट हैज़ नॉट एंडेड पॉवर्टी। हमारी कंट्री में देखिए अभी तक गरीबी दूर नहीं हुई है। अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में भी गरीबी काफ़ी, ऐसे नहीं कह सकते कि बिल्कुल सब अमीर ही हैं। तो डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ओनली इंश्योर, जो इंश्योर करता है कि जो पीपल हैं यहाँ के वो अपने ओन डिसीजंस ले सकते हैं। दिस दिस डज नॉट गारंटी दैट दियर डिसीजन विल बी गुड। पर ये गारंटी नहीं कर सकती डेमोक्रेसी कि जो डिसीजन लोग ले रहे हैं वो हमेशा ही अच्छे हों, गुड हों। पीपल कैन मिस्टेक्स, ठीक है, पीपल जो है वो मिस्टेक्स भी कर सकते हैं। इन्वॉल्विंग द पीपल इन दिस डिसीजन डज लेट
डज लीड टू डिलेज इन डिसीजन मेकिंग। इसके साथ ही देखिए, जब इन्वॉल्व किया जाता है पीपल्स को, जब बहुत सारे डिसीजंस कभी भी लेने होते हैं और बहुत सारे लोगों को उनकी राय जाननी पड़ती है, उनके साथ डिस्कशन करते हैं, तो वास्तव में डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में देर तो हो ही जाती है, डिले तो हो ही जाता है। इट इज ऑल्सो ट्रू दैट डेमोक्रेसी लीड्स टू फ्रिक्वेंट चेंजेस इन लीडरशिप। इसके साथ ही ये भी देखा गया कि डेमोक्रेसी में काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्वेंट चेंजेस भी होते हैं लीडरशिप को लेके, कि कौन लीडर बन रहा है, किस तरह की लीडरशिप रहेगी। साथ ही समटाइम्स ये भी देखा गया है, दिस कैन सेट बैक बिग डिसीजन एंड इफेक्ट द गवर्नमेंट्स एफिशिएंसी। इसके साथ ही ये भी है कि काफ़ी बिग बिग डिसीजंस भी लिए जाते हैं, जिससे कि गवर्नमेंट की जो एफिशिएंसी है वो भी काफ़ी इफेक्ट होती है। तो ये जो सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं, इससे हमें ये समझ में आता है कि डेमोक्रेसी ऑफ द काइंड वी सी मे नॉट बी द आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि जिस तरह से हम डेमोक्रेसी या किसी गवर्नमेंट के बारे में सोचते हैं, तो डेमोक्रेसी एक आइडियल फॉर्म तो नहीं कह सकते, आदर्श फॉर्म तो नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट की होती है, बट दैट इज नॉट अ क्वेश्चन वी फेस इन रियल लाइफ। बट रियल लाइफ में देखा जाए तो इस तरह के क्वेश्चन हम फेस भी नहीं करते। द रियल क्वेश्चन वी फेस इज डिफरेंट। जो रियल क्वेश्चन हम फेस करते हैं अपनी जिंदगी में, वो थोड़ा सा अलग होता है। वो होता है, इज डेमोक्रेसी बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर देयर फॉर अस टू चूज फ्रॉम। तो देखिए, ये चीज़ हम समझ गए पूरा, जो भी हमने मैरिज टू डीमेरिज समझा, तो कंक्लूजन ये आता है कि डेमोक्रेसी बेशक एक आदर्श फॉर्म गवर्नमेंट तो नहीं होती है, ठीक है, वो हमारा एक पर्टिकुलर क्वेश्चन भी नहीं है जो हम फेस करते हैं डेली लाइफ में। हम डेली लाइफ में ये क्वेश्चन फेस करते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो, हाँ, बेटर तो है, और गवर्नमेंट के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा बेटर है, और इसी वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसको चूज़ भी किया है और इसको अडॉप्ट किया है, इसको एक्सेप्ट किया है अपनी अपनी कंट्रीज़ में। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी का जो कंटेंट है मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।